तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, आज मॉर्निंग है, सुबह हो गई है और अभी हमारा जो ज्योग्राफी का बचा हुआ पोर्शन बेसिकली है। मॉर्निंग के टाइम थोड़ा आवाज़ अजीब से रहती है, खराश टाइप है थोड़ा सा, तो आवाज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम हमारा जो सेगमेंट बचा है ज्योग्राफी का, तो जो हम ये सिलेबस देख रहे थे इसमें से आपका कल हमने यहाँ तक हमारा हो चुका था। ठीक है, यहाँ तक अभी 3-4 टॉपिक बचे हैं, इन्हें हम देखते हैं और इसके बाद हम उनके साथ देखेंगे आपका जो मेन है। मैंने क्या किया कि ज्योग्राफी के ये टॉपिक है, यहाँ पे 29 है, इसी को थोड़ा सा और खोला है और 33-34 टॉपिक आप हैं, 33 टॉपिक है में भी। ठीक है, और फिर उससे मैंने पर टॉपिक से आपके दो दो सवाल तैयार कर रखे जो कि मोस्ट रेलिवेंट है उस टॉपिक के अनुसार, जिस पे आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, अगर सवाल बनेंगे तो उसी पैटर्न बनेंगे, भले उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो। तो हम उन सवाल को देखेंगे पर यूनिट आपके 2 क्वेश्चन है बेसिकली, तो लगभग 66 सवाल आप उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे और फिर आपको जो 66 सवाल आपके मॉडल सवाल हैं उसके आंसर है, उन्हें हम देखेंगे। और उनसे क्या होगा कि आपका ज्योग्राफी का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी कि सवाल कैसे आने वाले हैं आपको, और आपको किस इस तरह तक आपको अपनी तैयारी को रखना है। ठीक है, तो हम सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, आपका कृषि के निर्धारक घटक। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ पहले आप, हाँ वही ठीक है, ऊपर प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ और कृषि के निर्धारक घटक, ठीक है, ये हमें देखना है। अब जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको वो पढ़ना है कि वो गतिविधियाँ आपको पढ़नी होती है जो प्राकृतिक संसाधनों, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका सीधे उपयोग करके क्या है, आर्थिक उत्पादन करती है। ठीक है, और इसे कच्चे माल आधारित गतिविधियाँ भी हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो सभी गतिविधियां जो आपका जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सीधे उपयोग करके आर्थिक उत्पादन करती है। ठीक है, मुख्य प्रकार से आप कृषि की बात करोगे, फसल की खेती, पेड़ पौधों का उत्पादन जो आप होता है, आपका जो क्षेत्रीय उत्पादन आपका होता है, गेहूं, धान, गन्ना, कपास। ठीक है, तो कृषि आपका सीधा इसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, जो आपके प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आप पहला उसका सीधा उसका उत्पादन प्रयोग कर रही है। तो प्राथमिक गतिविधि कृषि आपकी हो गई है। पशुपालन आपकी होगी, इसे पढ़ना आपको, मवेशी, भेड़, बकरी, इन सबको को पढ़ना है। तीसरा मछली उत्पादन आपका हो गया भाई। चौथा आपका वन संसाधन आपका हो गया है। ठीक है, आपका जो लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, रबड़, फर्नीचर, आपके जो सामग्रियाँ हैं, ठीक है, जो आपके क्षेत्रीय उदाहरण, आप एग्जाम्पल उत्तराखंड के दो, मध्य प्रदेश के दो। ठीक है, तो मतलब प्राथमिक गतिविधि में आपके कृषि होगी, पशुपालन हो गया, मछली उत्पादन हो गया, आपका वन संसाधन आपके हो गए। ठीक है, आपका खनिज उत्खनन आपका हो गया। ठीक है, कोयला, लोह, आपका जितनी भी आपका निष्कर्षण आपका हो गया। ठीक है, अब महत्व क्या है इनका कि भाई एक तो रोजगार का प्रमुख स्रोत है भाई। ठीक है, उद्योग और सेवा के लिए बेसिकली कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आय और जो खाद्य सुरक्षा में बेसिकली बेसिकली अपना योगदान भी देते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक आपके जो इसमें आपको ये दिखते रहना है, प्राथमिक आपकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं। अभी बोलेगी कि कृषि के निर्धारक घटक कौन से हैं, कौन से फैक्टर हैं जो आपको कृषि को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या निर्धार करने का काम करते हैं। तो एक बोलोगे आप भौगोलिक स्थिति, किसी भी क्षेत्र की जो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी होगी, जो आपका क्लाइमेट आपका होगा, वो बेसिकली वहाँ कृषि को बहुत अच्छे स्तर तक आपको निर्धारित करता है। अब भौगोलिक स्थिति में क्या आपका तापमान आएगा, वर्षा, मौसम और अक्षांश कृषि को प्रभावित करते हैं भाई। ठीक है, अब भौगोलिक में आपको तापमान डालना है, वर्षा डालना है, मौसम, अक्षांश, इन सबको डालना है। एग्जाम्पल आप बोलोगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप देखोगे तो धान क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र की बात करोगे, बाजरा और ज्वार की बात करोगे आप। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान आप देख लोगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र में बाजरा और ज्वार आप देख लोगे। ठीक है, मानसूनी वर्षा मुख्य फसल से धान पर निर्भर है। ठीक है, मृदा की बात करोगे भाई कि मृदा की उर्वरता आपकी हो गई, मृदा का प्रकार आपका हो गया, मृदा की संरचना आपकी होगी, वो भी उत्पादन तय करती है। ठीक है, प्रमुख मृदा की बात करोगे तो आपकी जलोढ़ मृदा आपकी है, वहाँ गेहूं दाना आपको मिलता है। काली मृदा आपको कपास और सोयाबीन मिलता है। लाल मिट्टी में चना और ज्वार मिलता है। लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, रबड़ मिलता है। समझ लो। तीसरा, जल स्रोत और सिंचाई के साधन। ठीक है, आपकी जो नदियाँ कैसी हैं, तालाब हो गए, कुएं, नहरें और आधुनिक सिंचाई प्रणाली क्या है, वो भी आपकी कृषि की इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है। ठीक है, सिंचाई कृषि, तो कृषि में दो फसल आपका हो गया और अधिक पैदावार सुनिश्चित करती है। अगर जितने स्तर अच्छे स्तर की आपके पास सिंचाई होगी, उतने अच्छे स्तर का आपकी फसलें और जो आपका अधिक पैदावार बेसिकली आपको होती है। चौथा बोर्ड है संसाधन और तकनीक। आधुनिक कृषि की बात, यंत्र बातों कर लो आप, उर्वरक की बात कर लो, कीटनाशक की बात कर लो, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की बात कर लो भाई। तो ये भी बेसिकली आपको कृषि पे अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, कृषि में तकनीकी उन्नति की पैदावार उत्पादन बढ़ाती है,
सामाजिक आर्थिक कारक की बात आप करो भाई, आपका भूमि का स्वामित्व जो आपका हो गया, भूमि सुधार आपकी हो गई, ये भी आपके जो क्या है कृषि के एक निर्धारक आपका तत्व है। ठीक है, इससे क्या होगा, भूमि का ये आपका हो गया सामाजिक आर्थिक में, आपका बाजार की उपलब्धता और जो आपका मूल्य नियंत्रण आपका हो गया। ठीक है, आपका कृषि ऋण और जो पूंजी की सुविधा आपकी हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सामाजिक आर्थिक कारक हैं जो कृषि के निर्धारक तत्व के रूप में आपकी भूमिका निभा रहे हैं। छठवां आप क्या बोलोगे कि सांस्कृतिक और परंपरागत कारक, कि भाई आपके स्थानीय कृषि पद्धतियाँ क्या हैं, फसल चक्र क्या है, परंपरा क्या है। एग्जाम्पल, उत्तर भारत में गेहूँ धान का चक्र है, दक्षिण भारत में चावल तुअर का चक्र है। तो सांस्कृतिक और जो परंपरागत जो कारक आपके हैं ये भी आपकी अच्छी खासी भूमिका आपकी निभाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं की बात आप करोगे भाई, कि बाढ़ पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तूफान आ रहा है, हिमस्खलन हो रहा है, ये भी आपकी एक फैक्टर आपका डालता है, और ये कृषि उत्पादन और भूमि की गुणवत्ता को बेसिकली प्रभावित करने का काम करते हैं। अगला बोलोगे सामुदायिक और सरकारी नीति, जो सरकारी प्रयास आपके पास हो रहे हैं, जो मिनिमम आपका एमएसपी आपका हो गया, जो कृषि बीमा आपका हो गया, सब्सिडी आपका हो गया। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपको एक इम्पैक्ट डालता है आपकी कृषि में। नीतियों से कृषि उत्पादन और किसानों की आय भी आपकी प्रभावित होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारतीय कृषि के संदर्भ में पूछा जाए कि भारतीय कृषि के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, तो भौगोलिक स्थिति, मृदा, जल स्रोत, सिंचाई, आपका संसाधन, तकनीक, आपका सामाजिक आर्थिक कारक आपका हो गया, सांस्कृतिक परंपरागत कारक आ गया, प्राकृतिक आपदाएं आपकी हो गई, आपके सामुदायिक और जो सरकारी नीतियाँ आपकी हो गई, इन सब के बारे में आपको उल्लेख करना है। ठीक है, अब कृषि पर समग्र प्रभाव आप देखो भाई कि क्या है, कि जो कृषि जो है किसी देश की आर्थिक नींव है भाई। उत्पादन की गुणवत्ता की मात्रा भौगोलिक, जलवायु, मृदा, तकनीक, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, नीति, संसाधन प्रबंधन और प्राकृतिक परिस्थितियों के संतुलन का कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक आपका बना हुआ है, और निष्कर्ष आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, अगला सीधा पकड़ा देखो कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, मत्स्य क्रांति। हरित क्रांति का एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, या तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब जो की पॉइंट है उसके, आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हरित क्रांति को डिटेल से पढ़ के जाना है, और इससे जितनी आपकी अन्य क्रांति हैं, श्वेत क्रांति आपकी, जो आपकी मत्स्य क्रांति, आपकी जो गोल्डन क्रांति, जो कुछ भी है, ब्लैक क्रांति, आपका जो ब्राउन क्रांति, जो कुछ भी है, उन सभी क्रांतियों को आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ठीक है, अब हरित क्रांति की बात आपको पता ही है भाई, कृषि उत्पादन में तकनीकी उन्नति जो हुई थी, जो आपकी उच्च उपज वाली आपकी फसलें लाई थी। ठीक है, हाई यील्डिंग आपकी जो वैरायटी सीड्स आपके थे, HY वी आपके जो फसल थे, बीज आपके थे। प्रारंभ काल भाई कि भारत में 60 के दशक में शुरू हुआ था, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में आपको देखने मिला। मुख्य तत्व क्या है कि उच्च उपज वाली आपकी जो गेहूं और धान की आपको लाया गया था मैक्सिको से, सिंचाई की सुविधा और नहर नेटवर्क को बढ़ाया गया था, उर्वरक और जो कीटनाशक है उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया गया था, आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो उससे प्रभाव क्या हुआ, आपका जो गेहूं और जो धान की उत्पादन क्षमता में तेज वृद्धि हुई, और भारत ने खाद्य सुरक्षा अपनी हासिल की। पहले भारत अमेरिका पर डिपेंड था अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसके बाद उसने खुद अपने सक्षम हो गया था। किसानों की आय बढ़ी, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। ठीक है, सीमाएं क्या थी, जल संसाधनों पर आपका दबाव था, मृदा उर्वरता में कमी थी, छोटे किसानों के लिए अधिक लागत थी, आपकी जो आय, आपकी जो क्षेत्रीय असमानता इससे बढ़ी। ठीक है, मतलब जो सीमाएं मैं बोलूँ कि भाई एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। आपका यूपी, आपका महाराष्ट्र आपका हो गया, यूपी आपका, पंजाब और जो पश्चिमी यूपी, पंजाब और आपका हरियाणा में आपका ये सीमित था बेसिकली, 3 क्षेत्रों में। श्वेत क्रांति की बात आप करोगे तो दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में उन्नति और वृद्धि से संबंधित है भाई। प्रारंभ काल 1970 के दशक में क्या है, ऑपरेशन फ्लड के तहत शुरू किया गया, मुख्य रूप से अमरावती, गुजरात और पंजाब। ठीक है, अगला है मुख्य तत्व कि जो डेयरी सहकारी समितियां हैं उनका ना निर्माण हुआ, जैसे अमूल मॉडल हम बोलते हैं। आप आधुनिक डेयरी प्रबंधन की बात की गई, प्रशिक्षण आपके स्थापित किए गए, पशु सुधार कार्यक्रम चलाए गए, पोषण उनके संबंधी काम किया गया। प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा कि भाई भारत का दूध उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश में आपका आ गया। ग्रामीण क्षेत्र में आपका रोजगार बढ़ा, आय वृद्धि हुई। सीमाएं क्या थी कि पशुपालन पर जो बेसिकली आपका जलवायु और जो रोगों का प्रभाव की बात आप करोगे, दूध संग्रह और परिवहन में जो लागत आती है वो आपकी बढ़ी। मत्स्य क्रांति की बात आप करोगे कि मछली पालन और जो मत्स्य उत्पादन में आपकी तीव्र आपकी वृद्धि से संबंधित है। प्रारंभ काल के 1980 से 90 के दशक में। तो ये आपको याद रखना है, आपकी हरित क्रांति होगी 60 दशक में, आपका श्वेत क्रांति हो जाएगी 70 के दशक में, और आपकी मत्स्य क्रांति आपकी हो जाएगी 80 से 90 के दशक में। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड आपका जो है उसके तहत मुख्य क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल था, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल था, जो तटीय राज्य आपके। ठीक है,
मुख्य तत्व क्या है बेसिकली कि तालाब, झील, नदी और समुद्र में क्या आपको मछली पालन आपको करना है भाई। अधिक मत्स्य प्रजनन तकनीक आपको अपनानी है। सिंचाई और पोषण प्रबंधन आपको अच्छा करना है। प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा कि मछली उत्पादन में आपकी वृद्धि हुई, ग्रामीण आय में योगदान हुआ, निर्यात बढ़ा और खाद्य सुरक्षा में मदद मिलती है। सीमाएं क्या थी, पर्यावरण प्रभाव पड़ा आपका और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, जल प्रदूषण। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ये इनका एक तुलनात्मक श्रेणी, ये आप लोग देख लेना और निष्कर्ष यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी यूनिट है ये वाली, उद्योग अवस्थिति। ये भारत के संदर्भ में और आपको विश्व के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है। इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उद्योग की बात करोगे तो उद्योग वो आर्थिक गतिविधि है जिसमें कच्चे माल को संसाधित करके उपयोगी वस्तुएं या सेवाएं आपकी बनाई जाती है। ठीक है, और औद्योगिक अवस्थिति कि भाई औद्योगिक अवस्थिति मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल, आपको किसी उद्योग को स्थापित करना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसे लगना कहाँ पे है, उसे स्थापित होना कहाँ पे है। तो किसी उद्योग के लिए जो स्थान चयन जिसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें संसाधन हो गया, बाजार हो गया, परिवहन हो गया, श्रम उपलब्धता, कच्चा माल, जो कुछ भी है, इन सबको बेसिकली आपको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तब जाके आप कहीं भी किसी सेक्टर में कोई भी उद्योग आपका वो स्थापित होता है। अब उद्योग के प्रकार भाई, तो कच्चे माल आधारित उद्योग आपके हैं भाई, आपका ऊर्जा आधारित उद्योग आपके हो जाएंगे, वन आधारित आपके उद्योग हो जाएंगे। आपका कच्चे माल आधारित उनकी बात आप क्या करोगे, जो रॉ मटेरियल बेस्ड आपकी इंडस्ट्रीज आपकी हैं। यानी कि उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल, कपड़ा उद्योग की बात करो आप, चीनी मिल्स की बात करो, तेल मिल्स की बात करो। कपड़ा मिल, कॉटन मिल्स आप देखते हो, कपास आधारित महाराष्ट्र गुजरात में देखते हो। चीनी मिल गन्ना आधारित है, यूपी महाराष्ट्र में देखते हो। तेल मिल सरसों और तिलहन का आपका यूपी और पंजाब में आप देखते हो। ऊर्जा आधारित उद्योग की बात करोगे कि भाई उद्योग मुख्य रूप से आपका ऊर्जा स्रोत या खनिज के पास आपके स्थापित होते हैं। तो ऊर्जा आपका उद्योग वहीं पे स्थापित होंगे जो आपके ये वाले उद्योग हैं, जो ऊर्जा स्रोत आपका है, जो खनिज आपका है उसके पास स्थापित होंगे बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टील उद्योग की बात करो आप, एल्यूमिनियम उद्योग की बात करो तो स्टील उद्योग क्या है, जमशेदपुर में है। ठीक है, और वहाँ से उन्हें तुरंत बगल में उन्हें आपका लोहा मिलता है और कोयला मिलता है। एल्यूमिनियम की बात करो आप, जमशेदपुर में ही है, कोल्हापुर में है। ये क्या है बेसिकली आपके यहाँ से इन्हें, हाँ, बॉक्साइट और बिजली की आपको यहाँ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब है बाजार आधारित उद्योग कि भाई जो बाजार को सेंटर में रख के आपके उद्योग लगेंगे। तो उद्योग रूप से बाजार की निकटता पर आपका निर्भर करता है। एग्जाम्पल, वस्त्र उद्योग, चॉकलेट फैक्ट्री की बात कर लो आप, शहरों में स्थापित जो अन्य उद्योग हो गया, ग्राहकों के पास आपके स्थापित होते हैं। ठीक है, फिर आपका लॉजिस्टिक आधारित आपका उद्योग आ जाएगा, तकनीकी आधारित उद्योग आ जाएगा, आपका वन आधारित उद्योग आ जाएगा। ठीक है, कागज तो ये सब उद्योग। ठीक है, इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। लॉजिस्टिक आधारित की हम बात करें तो उद्योग मुख्य रूप से आपके पोर्ट और जो परिवहन नेटवर्क के पास होंगे। एग्जाम्पल, आपका मुंबई में देखो आप, तेल प्रसंस्करण आपका हो गया, निर्यात आधारित उद्योग आपका हो गया। ठीक है, तकनीकी आपका जो आधारित उद्योग की बात कर रहा है कि भाई उद्योग जो है तकनीकी दक्षता और उसका शोध होगा उस पर बेसिकली बेस्ड होगा। एग्जाम्पल, बेंगलुरु की बात करो तो आईआईटी उद्योग है, गुरुग्राम में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपका हो गया। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका है ये है कि औद्योगिक उपस्थिति के कारण, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक उपस्थिति के फैक्टर्स कौन से हैं जो बेसिकली उन्हें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज लोकेशन बेसिकली, तो एक लोग कच्चे माल की उपलब्धता। भारी उद्योग जो है कच्चे माल के पास सकते हैं, हल्के उद्योग के आपके टेक्सटाइल, खाद्य वस्तु बाजार के पास सकते हैं। ठीक है, आप ऊर्जा स्रोत की बात करो कि बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, ये भी आपके जो उद्योग है उनको स्थापित करने की आपकी भूमिका निभाते हैं। परिवहन और बाजार की बात करो आप, परिवहन आपको जहाँ अच्छा पड़े, बाजार जहाँ आपका नज़दीक पड़े, सड़क, रेल, आपका जलमार्ग, हवाई मार्ग, ये आपका बेहतर हो, बाजार के पास होगा तो आपकी परिवहन लागत घटती है बेसिकली। आप जल्दी से उन्हें आप बेच पाओगे, आप उन्हें इम्पोर्ट कर पाओगे बेसिकली। ठीक है, जलवायु और पर्यावरण की आप बात करोगे कि भाई वस्त्र उद्योग को आदर्श तापमान चाहिए होता है, आदर्श आर्द्रता चाहिए होती है। ठीक है, रसायन उद्योग को आपको शुष्क और सुरक्षित क्षेत्र चाहिए होता है। श्रम की उपलब्धता की बात को भाई, कुशल और जो अकुशल श्रम की आपकी उपलब्धता बनी रहे, ये भी एक इम्पोर्टेंट डालता है। और शहरों के पास आपका मानव संसाधन अधिक आपका उपलब्ध रहता है।
तो आपने इसीलिए जब देखते हो आप शहरों में आपके जो है उद्योग स्थापित होते हैं। राजनीतिक और सरकारी नीतियों की बात आप करोगे तो औद्योगिक नीति आपकी हो गई, ये सब्सिडी आपकी बात कर लो, कर लाभ, विशेष आर्थिक जोन, ये सब बेसिकली आपकी राजनीतिक और सरकारी नीतियाँ ये भी आपकी इम्पैक्ट डालती है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, इनकी बात कर सकते हैं। इन राज्यों में आपकी सरकारी जो आपकी राजनीतिक शक्तियाँ आपकी जो है नीतियाँ आपकी हैं वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए अधिकतम आपकी जो फैक्ट्रीज आपके हैं महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर हैं कि किसी भी क्षेत्र में उद्योग अगर लगना है, उद्योग की अवस्थिति के फैक्टर कौन कौन से, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। ये भारत के प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं, इन्हें आप थोड़ा सा देख लियो। ठीक है, देख लेना बेसिकली आप उद्योगों का महत्व आप देख लो भाई कि रोजगार, मतलब ये तो पता है ना आपके उद्योग में तो होगा क्या, शहरी आय में वृद्धि होगी, रोजगार में बढ़ेगा, ग्रामीण आपका विकास होगा, आय बढ़ेगा, बेसिकली आर्थिक विकास, रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण शहरी आय बढ़ेगी, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय में आपका योगदान बढ़ेगा, निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, कृषि और जो खनिज उद्योगों का समर्थन करना, बेसिकली तो बहुत सारी आपकी चीज़ें इसमें आपको डाल सकते हो, और ये आप निष्कर्ष यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, अब है एक वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना आप कि वेबर ने क्या बोला है कि उद्योग अवस्थिति का इनसे संबंधित बहुत उन्होंने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेबर ने 1909 जर्मनी के हैं, इन्होंने क्या एक सिद्धांत दिया। ठीक है, और ये सिद्धांत आपको बताता है कि जो औद्योगिक इकाइयाँ, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं कहाँ स्थापित होनी चाहिए ताकि जो कुल उत्पादन और जो परिवहन लागत है वो आपकी कम हो सके। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था कि उद्योगों को कच्चे माल, श्रम और बाजार के स्थान के आधार पर सबसे कुशल और लागत प्रभावी स्थान पर आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानते हैं। अब मुख्य अवधारणा क्या दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि कुल लागत न्यूनतम, कि उद्योग उसी स्थान पर आपको स्थापित किया जाए जहाँ कच्चे माल और उत्पादन परिवहन की लागत न्यूनतम हो। कच्चा माल भाई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिद्धांत के अनुसार आप देखोगे तो उद्योग को मुख्य रूप से देखोगे तो मुख्य जो कच्चा माल है किसी भी उद्योग का, अगर मेन जो कच्चा माल होगा उसके पास या जो बाजार है उसके पास आपका रखा जाता है भाई। एग्जाम्पल स्टील उद्योग की बात करो, लो एस्क और कोयला के बीच आपका रखा जाता है। बाजार की बात करो आप कि उत्पाद का बाजार क्या है, बेसिकली आपका निकट होना चाहिए ताकि परिवहन लागत आपकी कम हो सके। हल्के उद्योग बाजार के पास ही आप स्थापित होते हैं। श्रम की बात करो, सस्ता और कुशल श्रम आपका उपलब्ध होना आपका हो गया, कभी कभी श्रम की उपलब्धता भी प्रमुख कारक आपकी बन सकती है। ठीक है, अवस्थित कारक तो ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट है आपकी, परिवहन लागत मुख्य कारक आपका भूमिका निभाती है। लेबर कॉस्ट की बात आप करोगे, मजदूरी और श्रम दक्षता आपकी जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। बाकी आपकी चीज़ें भी आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स की बात करता है, डेग्लोमरेशन आपकी इसकी बात करता है, तो ये भी आप थोड़ा देख लेना। तो ये जो मुख्य अवधारणा है इनको आपको थोड़ा जानते रहना है। ठीक है, कि वेबर के अनुसार आप उद्योग कैसे स्थापित होते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक ट्रायंगल दिया था समझाने के लिए, वो आप थोड़ा सा देख के जाने जाना। ठीक है, वेबर का सिद्धांत था यहाँ पे। ठीक है, कि जो इसका उद्योग है वो ट्रायंगल मॉडल में आपका दर्शाया गया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, 3 बिंदु आपका रॉ मटेरियल सोर्स आपका हो गया, मार्केट आपका हो गया, इंडस्ट्री लोकेशन आपका हो गया, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि भाई आपको जो परिवहन लागत है उसे आपको न्यूनतम करना है भाई। एग्जाम्पल की बात करो कि आपके स्टील मिल आपका हो गया, तो लो एस्क कोयला और बाजार की बात करोगे। उद्योग की बात करोगे तो उद्योग को कच्चे माल के बीच या बाजार के पास रखना चाहिए ताकि कुल लागत आपकी न्यूनतम हो सके। तो वेबर के सिद्धांत मॉडल को तो सबको जानते रहना है। सीमाएं क्या है कि इसकी जो ये इस मॉडल आपका है सभी प्रकार के उद्योगों पर लागू नहीं होता है, विशेष रूप से सर्विस सेक्टर पर आपका लागू नहीं होता है। परिवहन लागत को ये मुख्य मानता है कौन, वेबर। ठीक है, अन्य कारक आपके राजनीतिक, पर्यावरणीय, इन सबको नज़रअंदाज करता है। तकनीकी परिवर्तन की बात करोगे कि जब उच्च तकनीक हो गई, आपकी आईटी सेक्टर आ गया तो उसमें इसकी व्यवहारता कम आपकी हो जाती है। और प्राकृतिक आपदा और नीति बदलाव पर आपका विचार नहीं करता है इसके लिए। ठीक है, महत्व क्या है कि औद्योगिक योजना या अवस्थिति निर्माण आपकी हेल्प ले सकता है, वहाँ आपका मार्गदर्शन करेगा। आपका कच्चे माल आधारित उद्योग के लिए आपका उपयोगी है भाई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्योग के वितरण को समझने में भी ये सहायक है। समझिए, तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आपका बचा है सिर्फ परिवहन और फिर परिवहन आपका बचा है, फिर आपका नगरीकरण बचा है। परिभाषा क्या है कि परिवहन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, वस्तु या जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। ये आर्थिक विकास का मूल आधार है। ठीक है,
और इसका महत्व क्या भाई, उद्योग और व्यापार के लिए कच्चा माल आपका पहुंचाना आपका हो गया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने की बात हो गई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्षम बनाने की बात हो गई, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना हो गया। ये सब इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, परिवहन के प्रकार, आप सड़क परिवहन पढ़ लेना, आप रेल परिवहन थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, और आपका जो जल परिवहन है उसे पढ़ लेना। ठीक है, जल हो गया, आपको वायु परिवहन हो गया। ठीक है, इनको आप पढ़ोगे पढ़ोगे, लेकिन आपका जो पांचवा एक पोर्शन है ये वाला पाइपलाइन परिवहन, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लेना। उसमें तेल गैस और जल के परिवहन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में जो प्रमुख आपके पाइपलाइन परिवहन है जिनसे तेल गैस और जल जल का परिवहन किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से आपको थोड़ा सा तैयार के जाना है। तो ये परिवहन वाला, तो ये पाइपलाइन वाला पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें परिवहन के कारक कौन कौन से हैं? भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, प्रौद्योगिकी और उपकरण है, सरकारी नीति और योजना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। भारत में परिवहन की स्थिति आपकी दे रही है, ये आप डेटा थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, पाइपलाइन कितनी है, वायु क्या है, सड़क आपका जल रेल सड़क, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, परिवहन का महत्व तो आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए और वैश्विक संपर्क के लिए आपका बेसिकली परिवहन का महत्व आपको बना हुआ है। ठीक है, और निष्कर्ष आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट नगरीकरण टॉपिक। ठीक है, ये आपका लास्ट है। अब परिभाषा की हम बात करेंगे तो नगरीकरण आपको बोलोगे कि वो प्रक्रिया है जिसमें आपका तहत बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण आपका होता है और लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, इसे आपका नगरीकरण आपका बोला गया है, शहरीकरण बेसिकली आपका बोला गया है। ठीक है, महत्व क्या है भाई, कि आर्थिक विकास होता है, औद्योगिक विकास आपका होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति का बेहतर आपका सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, शहरी नियोजन अच्छा खासा होता है, आधारभूत संरचना का विकास होता है। ये बेसिकली आपका नगरीकरण की विशेषता है, महत्व है। नवीकरण होता है क्यों, कारक क्या है? तो एक तो आर्थिक कारक आप बोलोगे भाई कि उद्योगों की स्थापना हो रही है, व्यापार केंद्र आकर रोजगार बन रहे हैं, कृषि के सीमित अवसरों के कारण क्या है, ग्रामीण लोग शहरों में आ जाते हैं। सामाजिक कारक क्या है भाई, शिक्षा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर की बात आप करते हो, सांस्कृतिक मनोरंजन सुविधाएं आपकी बन जाती हैं, इसलिए आपका सामाजिक कारक आप क्या होते हैं। आपका राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, कि राजधानी प्रशासनिक जो केंद्रों के बेसिकली प्रवास होना, जो सरकारी योजनाओं और जो विकास परियोजनाओं का आकर्षण की बात आप करोगे। प्रौद्योगिकी और जो परिवहन की बात करोगे आप, कि बेहतर परिवहन सस्ता सुविधा आपकी है, संचार की सुविधा है भाई, आपकी शहरी क्षेत्रों में अच्छा खासा इंटरनेट है, अच्छी खासी आईटी सेवाओं की जो उपलब्धता है, वो बेसिकली आपके नगरीकरण को आपको पुश करते हैं। ठीक है, अब नगरीकरण के प्रकार की बात बोल रहा है भाई, तो इसमें क्या बोलोगे, एक तो शांत नगरीकरण होता है, एक विस्तारित नगरीकरण होता है। ठीक है, आपका आर्थिक केंद्रित नगरीकरण होता है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। ठीक है, प्रभाव देख लो, आपके नगरीकरण के प्रभाव क्या होंगे, पॉजिटिव क्या होंगे, कि भाई औद्योगिक और व्यापारिक विकास होगा, रोजगार में वृद्धि, आय में वृद्धि होगी, शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का अच्छा खासा विकास होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क में भी आपकी वृद्धि होगी। नेगेटिव क्या है, कि भाई शहरी क्षेत्र में भीड़ बढ़ेगी, ट्रैफिक जाम बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, वायु जल ध्वनि आपका प्रदूषण होगा, गरीबों के लिए आवास की कमी होगी, भूमि कृषि भूमि का नुकसान होगा, संसाधनों पर दबाव बनेगा, पानी ऊर्जा भूमि आपका सामाजिक तनाव बन सकता है, क्राइम रेट बढ़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो नेगेटिव में आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब भारत में नगरीकरण की बात करोगे आप, तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 31% आबादी शहरों में है, तेजी से बढ़ रही आपके महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आपके हो गए। असमान वितरण आपका बना हुआ है। यूपी में शहरीकरण धीमा है, तो पश्चिम और दक्षिण में आपका तेज बना हुआ है। ग्रामीण शहरी आपका जो शहरीकरण है, नगरीकरण बेसिकली है, उसका अंतर बेसिकली क्या है, कम हो रहा है। ग्रामीण शहरी का जो अंतर है वो आपको कम हो रहा है। ठीक है, कारण समाधान, हमने कारण देखिए, इसका समाधान क्या है, कि जब उद्योग रोजगार जो उसका केंद्रीकरण हो रहा है, तो आपको छोटे और मध्यम शहरों में आपको उद्योग विकास करना है। कृषि और निर्भरता पर जो बेसिकली कृषि पर उसके सीमित अवसर हैं, तो आपको ग्रामीण उद्यमिता, कृषि आधुनिकीकरण पर फोकस करना है। आधारभूत सुविधाओं की कमी है, तो शहरी नियोजन करो भाई आप, स्मार्ट सिटी आपके जो प्रयास हैं उन्हें बढ़ाओ। आपके अव्यवस्थित आपके शहरी विस्तार है, तो जोनिंग करो, टाउन प्लानिंग करो, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। सब चीज़ें आप नगरीकरण के अंतर्गत आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके हैं किसके टॉपिक, आपके नगरीकरण के टॉपिक आपके हैं, सॉरी आपके ज्योग्राफी के टॉपिक आपके हैं। ठीक है, तो ये आपके भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक थे, सिलेबस अब पूरा जो हमने डिस्कस किया। अब हमारा कंसर्न है बचा हुआ चीज़ देखना। बचा हुआ चीज़ टॉपिक हमने समझ लिए।
अब मैंने लगभग 65-66 सवाल आपके हैं वो हमने तैयार कर रखे हैं, ठीक है। उनके माध्यम से क्या हम थोड़ा सा सिलेबस को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वही टॉपिक वाइज मैंने 33-34 टॉपिक थोड़ा खोल दिया और पर टॉपिक से हमने 2 सवाल आपके बनाए हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उससे मैं डिस्कस करूँगा, बाकी आपको खुद से आपको रिविजन करना है, ठीक है। अब पहले यूनिट आपकी पृथ्वी और जो सौरमंडल का निर्माण विकास संबंधित। तो सौरमंडल के निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए और इससे कौन सा सिद्धांत वर्तमान में अधिक स्वीकार्य आपका बना हुआ है ये आपको स्पष्ट करना है। तो सौरमंडल का ये आपका इम्पोर्टेंट ये हो गया। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो आज आपको जो न्याय का सिद्धांत है, जो आपका नेबुला हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली आपका सबसे प्रमुख माना जाता है जितने भी सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत आप जान लो, कांट का आपको जो न्याय का सिद्धांत है इसे आप पढ़ना पड़ता है आपको। लैपलास का न्याय का सिद्धांत ये पढ़ना पड़ता है। जेम्स जीन और आपका जेफरी का ज्वारी सिद्धांत है। आधुनिक न्याय का सिद्धांत है, ठीक है। तो इन सबको सिद्धांतों को आपको पढ़ना है जो आपका क्या है, सौरमंडल के विकास के संबंधित आपको बताते हैं, निर्माण के संबंधित चीज़ें आपको देता है। अब निहाय का सिद्धांत आपको जो कांट का वो बोलता है कि सौरमंडल एक गैसीय बादल था या निहायकों से बना है जो संकुचित होकर घूमने लगा और सूर्य और ग्रह बने। आपका जो लाप्लास का न्याय का सिद्धांत है वो बोलता है कि निहायक जो आपका है वो गर्म गैसों से बनी थी और जैसे आपकी ठंडी हुई इसकी बाहरी परतें अलग अलग होकर गर्म में बदल गई। आपका जो जेम्स जीन और जो जेफरी का ज्वारी सिद्धांत है ये प्रीमियम आपका सवाल बनता है, ठीक है, इमेज करने के लिए। सूर्य के पास किसी अन्य तारे के गुजरने से आपके निकले पदार्थों से ग्रह बनते हैं भाई। आपके आधुनिक न्याय का सिद्धांत की आप बात करोगे, सूर्य के चारों ओर गैस व धूल के कणों के आपसी संयोग से बेसिकली ग्रहों का निर्माण आपका हुआ। और यही आपका क्या है वर्तमान में क्या है आपका जो स्वीकार्य कौन सा आपका चौथा वाला है, ठीक है, कि आधुनिक आपका जो न्याय का सिद्धांत है सर्वाधिक आपका स्वीकार्य है, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आपको विवेचना करनी होती है। तो इसमें आपको जो विभिन्न की विकास की अवस्थाएं, इसमें आदिम अवस्था की जो पृथ्वी आपका गोला थी वहाँ से लेके आपको पढ़ना है वर्तमान स्थिति तक, कि आपका लगभग 4-4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी आपका गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, फिर वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है, फिर जलमंडल का निर्माण होता है, फिर जीवन की उत्पत्ति आपकी आती है जिसमें 3.8 अरब वर्ष एक सरल जीव उत्पन्न होते हैं, फिर स्थलमंडल का विकास आपका होता है, प्लूटो की गति से आपका महाद्वीपों का गठन वगैरह होता है, ठीक है। इन सब आपको इस विकास को थोड़ा सा आपको बताना होता है। अगला है भूपृष्ठ का निर्माण एवं विकास। इससे संबंधित कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के निर्माण में भूगर्भीय एवं भौतिक प्रक्रियाओं की भूमिका को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे, तो इसमें आप बताओ कि जो ठंडा होना विभिन्न प्रक्रिया की बात आप करोगे, आप ज्वालामुखी क्रियाओं की बात करोगे, अवसादन और कायांतर की बात करोगे और टेक्टोनिक हलचलों की बात करोगे। तो ये बेसिक 4 चीज़ें आप डालो किसमें कि जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के निर्माण में भूगर्भीय और जो भौतिक प्रक्रियाओं की आपकी भूमिका स्पष्ट करनी है, ठीक है। कि भाई प्रारंभ पृथ्वी पिघली हुई थी, ठंडी हुई, उससे भारी तत्व आपके नीचे बैठ गए, हल्के तत्व आपके ऊपर आ गए, जिससे आपकी प्रॉपर्टी बनती है ज्वालामुखी क्रिया। लावा के ठोस बनने से क्या हुआ, बेसाल्टिक हो आपकी जो ग्रेनाइट प्रॉपर्टी आपकी बनी। अवसादन और कायांतरण की बात आप करोगे, नदियाँ झीलें समुद्र में आपके जमा अवसाद हैं, उन्होंने तलछटी चट्टानों का निर्माण किया। टेक्टोनिक हलचलें क्या, जो प्लेट टेक्टोनिक से आपके पर्वत निर्माण आपके हुए, भ्रंश बने, आपके गुबंधन हुआ। तो इनको आपको डालना है इसके सवाल के संदर्भ में कि आपका जो पृथ्वी की आपकी प्रॉपर्टी उसके निर्माण में क्या भूमिका निभाई भाई, ठीक है। अगला है महाद्वीपीय और महासागरीय प्रॉपर्टी में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेसिकली उसको 2 भागों में आपको बांटा गया है, ठीक है। आपका है महाद्वीपीय, अगला है महासागरीय। अब महाद्वीपीय आप देखोगे तो मोटाई 30 से 70 किलोमीटर है, तो आपकी जो महासागर की आपकी मोटाई थोड़ा सा पतली है, 5 से 10 किलोमीटर। ये महाद्वीपीय आपका ग्रेनाइट से बना है, आपका महासागरीय आपके बेसाल्टिक आपसे बना है, सीमा सियाल, ठीक है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी आपकी कम घनत्व की है, महासागरीय आपकी अधिक घनत्व की है। जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है वो आपकी प्राचीन है, ठीक है, और जो महासागरीय आपकी वो युवा आपकी बनी हुई है। एशिया अफ्रीका की बात करो, प्रशांत अटलांटिक की बात करो, ठीक है, कल की हम बात कर रहे हैं। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अगला है जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के मुख्य तर्कों को आपको देखना है और क्या आलोचना के साथ आपको उसका विश्लेषण करना है। तो आप बोलोगे कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने क्या ये प्रस्तावित किया कि आज के महाद्वीप पहले एक ही भूभाग यानी पैंजिया का भाग थे जो धीरे धीरे आपके अलग हुए, ठीक है। अब मेन बॉडी में आप क्या डालोगे, आप ऐसे लिखोगे नहीं कि आप ऐसे भूमिका लिख रहे हो फिर ये लिख रहे हो, आप ऐसे मुख्य तर्क कैसे लिख रहे हो फिर ये लिख रहे हो। मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि इंट्रो आप यहाँ से शुरुआत करोगे, कि भाई सीधा यहाँ से शुरुआत करोगे और इसके सीधा आप यहाँ पे शिफ्ट होगे,
ये आपका मेन बॉडी आपका हो जाएगा। आपकी भौगोलिक समानता की बात आप करोगे भाई, आप मैप बना के दिखाओगे किस तरीके से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका जो पश्चिमी आपका अफ्रीका, उसके जो आपके तट आगे जुड़ते हैं, किस तरीके से मेडागास्कर आपका जुड़ता है आपका जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दक्षिणी भाग से, ठीक है। इन्हीं को आप बताना है आपको कि अमेरिका की वाला जीवाश्म साक्ष्य आप बताओगे कि जो आपका समान जीवाश्म आपके दोनों महाद्वीपों में पाएगी भाई। आपकी भूवैज्ञानिक समानता की बात करोगे, चट्टानों की उम्र और संरचना आपके समान बताई गई है। जलवायु साक्ष्य की बात करोगे कि आज ठंडे क्षेत्रों में क्या है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति की आपके जीवाश्म मिलते हैं भाई। तो इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। आलोचना क्या बोल गया कि विस्थापन की शक्ति का अभाव, कि भाई जो वैज्ञानिक ज्वार बल और जो घूर्णन बल को फोकस करा वो अपर्याप्त था विस्थापन की शक्ति के लिए, और महासागर तल को काटने का भी कोई बेसिकली उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, ठीक है। अब वैज्ञानिक का सिद्धांत आज के भूविज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है, तो इससे आपके प्लेट गतिविधियों की अवधारणा को जन्म दिया, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी से घटनाओं के अध्ययन का मार्ग खोला, भू इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हुआ, आधुनिक समुद्र तल प्रसारण सिद्धांत ने इसे प्रमाणित किया। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। हैरी हेस का जो सागर तली प्रसारण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। हैरी हेस के सागर तली प्रसारण सिद्धांत की बात कर रहा है कि 1962 में अमेरिकी भूविज्ञानी हैरी हेस ने दिया था, और इस सिद्धांत बताता है कि महासागर की जो तली है वो नई बनती रहती है, फैलती रहती है। अब इसमें मध्य महासागरीय रिज की हम बात करेंगे, तो यहाँ से आपको जो लावा निकल कर ठोस होता है, ठीक है, जिससे आपकी नई प्रॉपर्टी बनती है। आपकी प्लेटों की गति आप बोलोगे, ठीक है, नई प्रॉपर्टी रिज से दूर होती है और गर्तों में धंसकर आपकी नष्ट हो जाती है। चुंबकीय धारियों की बात करोगे कि समुद्री तल पर जो आपके समानांतर चुंबकीय धारियों का जो प्रमाण मिला है, उससे आपका प्रसारण का बेसिकली आपका प्रमाण मिलता है। आयु संबंधी प्रमाण कि रिज के पास की चट्टानें युवा हैं जबकि दूर की पुरानी है भाई, तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। महासागरीय तली सिद्धांत जो है, वैज्ञानिक के सिद्धांत को किस प्रकार समर्थन मिला, तो इससे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, इससे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसको भी आप पढ़ के जाना भाई कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के प्रमुख परिणाम आपको लिखने हैं, समझिए। तो पर्वत निर्माण आपका होगा, भूकंप और ज्वालामुखी आपके आएंगे, महासागर तली प्रसारण आपका होगा, महाद्वीपीय विस्थापन आपका होगा। इन बातों को आपको प्रमुख आपके परिणाम है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत आपका प्लेट सीमाओं के प्रकार, तो 3 प्रकार की हमने प्लेट आपकी सीमाएं देखी थी। आपका संगम कन्वर्जेंट हमने देखी थी कि प्लेटें आपस में टकराती है, ठीक है। हमने आपका अपसाई देखी थी, प्लेटें आपकी अलग होती है, दूर हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हमने परिवर्त सीमाएं देखी, प्लेट आपकी समानांतर आपकी खिसक सकती है। ये आप थोड़ा सा देख लेना। अंतर्जाल और बहिर्जात बल प्रक्रिया पर असला करती कि अंतर्जातीय और जो बहिर्जात बलों की आपको तुलना करती है, और बलों पृथ्वी की सतह के निर्माण में उनकी भूमिका स्पष्ट करनी है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो अंतर्जातीय आपके बल होते हैं वो आपके पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, और जो बहिर्जात बल होते हैं वो इनको विनाश करते हैं इनका, समझिए। आगे आप देखो, अंतर्जातीय बल ये पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा से उत्पन्न होंगे, जैसे रेडियो विघटन, दबाव, तापमान, मुख्य प्रक्रियाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आपका होगा, भ्रंश आपका बनेगा, बदन आपका बनेगा, स्तरूप पर्वत बनेगा, पठार बनेगा, भ्रंश घाटियाँ बनेगी, ज्वालामुखी पर्वत आदि अंतर्जातीय बल के कारण बनते हैं। बहिर्जातीय बल की बात करोगे आप, तो ये सौर ऊर्जा आपका हो गया, वर्षा, पवन, हिमनद और नदियों की क्रियाओं से संबंधित है। इनसे क्या होता है, आपके मुख्य प्रक्रियाएं, अपक्षय होता है, अपवर्तन आपका होता है, निक्षेपण आपका होता है, यानी कि जो आपके पर्वत बने थे उनको वापस उनका विनाश जो करते हैं बहिर्जात बल करते हैं। स्थल रूप, इनसे फिर घाटियाँ बनेंगी, डेल्टा बनेगा, मरुस्थलीय बालुका बनेंगे, टीले बनेंगे, अपवर्तन, स्थल रूप आदि बहिर्जात बल से आपके बनेंगे। तो अंतर्जात और बहिर्जात बल को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। पृथ्वी की स्थल रूप संरचना और अंतर्जातीय बलों की आपको पेशना करना है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। भूकंप क्या है, इसके कारणों और प्रकारों को प्रभाव का विवेचना करनी है। तो भूकंप भी आपने अच्छे से देखिए रखा है, इसे आप खुद से आप पढ़ना, ठीक है। कारक क्या है, प्रकार क्या है, ठीक है, तरंगी कौन कौन सी है, प्रभाव कैसे हो रहे हैं, ठीक है। भारत में भूकंप की प्रवृत्ति और प्रभावित क्षेत्रों का विश्लेषण करना है। तो भूकंप जोन क्षेत्र जो आपके हैं, जोन 4 5 आपका, जोन 3 आपका हो गया। मुख्य भूकंप क्या डिस्कस करोगे, कारण का डिस्कस करोगे, ठीक है। तो भूकंप वाला आपका यहाँ से हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ना है, हाँ भूकंप में कितने जाना है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार, कारण और प्रभाव की विवेचना करनी है। तो हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसे आप पढ़ लेना कि कारण क्या है, प्रकार क्या है आपका, जो आपके 3 प्रकार हैं, सक्रिय, एक्टिव आपका, डोरमेंट आपका, एक्सटेंड जो हो गया, निष्क्रिय आपका हो गया। प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, आप देख लेना, हमने ऊपर देखा हुआ था।
ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण को आपको विवेचना करनी है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आपका जो ये प्रशांत महासागर की जो रिंग ऑफ फायर वाली आपकी इसको है, इसको अच्छे से स्पेसिफिक आपको पढ़ना है रिंग ऑफ फायर को। ठीक है, इसके साथ कि भाई ज्वालामुखी की जो संरचनाएं आती है बनती हैं, उनको आपको देखना, ज्वालामुखी की संरचनाएं, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है, ज्वालामुखी का ये आपको हो गया। पृथ्वी की आंतरिक रचना की बात करो कि पृथ्वी की आंतरिक रचना का वर्णन कीजिए, उसके अध्ययन के प्रमुख स्रोतों की आपको चर्चा करनी है। अब आंतरिक संरचना की बात आप करोगे तो आपको इसे डिटेल में पढ़ के जाना है। आपका जो क्रस्ट मेंटल कोर वाला सेगमेंट है, ठीक है, आपको ऐसे चित्र वाले प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ के जाना है। इससे आपका क्रस्ट आपका हो गया, आपका जो मेंटल आपका हो गया, आपका जो कोर वाली चीज़ें हो गई प्रॉपर तरीके से। अध्ययन के स्रोत क्या है, आपकी जो भूकंपी तरंगे पीएस है उनके माध्यम से। ठीक है, ठीक है। अगला है कि भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिलती है। तो वही जो पीएस तरंगे जो आपकी हैं, जो आपकी सतही तरंगे हैं, वो कहाँ आपके आपकी चल मतलब कहाँ आपकी गुजर पाती है, कहीं नहीं। ठोस द्रव आपका गैस जो आपका हो गया ठोस द्रव माध्यम में कि और ठोस द्रव माध्यम में। ठीक है, तो इनके माध्यम से आपको जो आपके रिजल्ट निकलते हैं उन पर बताओगे। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लेना। हाँ, आपकी जो ये सतही तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे आपकी हो गई, सरफेस आपकी जो वेव्स हो गई, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ठीक है। भू चुंबकत्व क्या है भाई, जो भू चुंबकत्व से आप क्या समझते हो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की आपकी प्रमुख तत्वों की आपको चर्चा करनी है। तो पृथ्वी स्वयं विशाल चुंबकीयता व्यवहार करती है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आपका भू चुंबकत्व कहलाता है। मूल कारण क्या है आपका, मुख्य तत्व आपकी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, भू चुंबकीय चुंबकीय उलटाव की बात कर रहा है, आपका जो जियो मैग्नेटिक आपका रिवर्सल है उसके बारे में बोल रहा है, यह पढ़ लेना। ठीक है, पृथ्वी की दाब पेटी और ताप पेटी की बात कर रहा है, पृथ्वी की दाब पेटियों के वितरण की व्याख्या करनी है, उनके निर्माण में आपके तापीय गतिशील कार्यों की भूमिका को स्पष्ट करनी है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, पृथ्वी की ताप पेटियों की व्याख्या करनी है आपको, और इनके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करना है। इसको आप थोड़ा सा देख के चल जाना अच्छे से। ठीक है, वायु राशि पवन, इसमें आपको देखना है जेट स्ट्रीम पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, सवाल क्या है आपका कि वायु राशि के प्रकार, उनके वैश्विक मौसम पर प्रभाव की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, ये पढ़ लेना। जेट स्ट्रीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, और इनके वैश्विक परिसंचरण और भारत के मानसून पर क्या प्रभाव की पड़ा है उसकी व्याख्या करो। तो वही जो जेट स्ट्रीम क्या है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तीव्र गति से बहने वाली आपकी वायु धाराएं, जो आपके मुख्यतः 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती हैं। स्पीड 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे भी होती है, और कभी कभी ये तो ये आपका 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी चल जाती है। प्रकार आपका ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होगा और उपोष्ण जेट स्ट्रीम आपका होगा। ठीक है, ये भारतीय मानसून में क्या प्रभाव पड़ेगा कि शीत ऋतु में आपका उपोष्ण जेट क्या भारत के ऊपर से गुजरेगा, तो आपका शुष्कता आएगी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में इसका उत्तर की ओर हटना तो मानसून को सक्रिय बनाने का काम करेगा। तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। पवन और जल चक्र की बात आ रहा है, तो पृथ्वी की प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक पवनों की आपको तुलना करनी है। ठीक है, प्राथमिक जो आपकी जो कौन सी ध्रुवीय पछुआ, इन सबको पढ़ना है। द्वितीय में आपको जो क्या है मानसून मध्य सागरीय पवनों को पढ़ना है, और तृतीय में आपको जो है आपका जो स्थानीय पवन आपकी प्रभाव, जैसे आपकी फैन लू बरगड्डी आपका जो है, इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, जल चक्र की प्रक्रियाओं की व्याख्या करनी है, और इसका वैश्विक परिस्थिति के महत्व है, हमने ऊपर भी देखा था, इसे आप पढ़ लेना जल चक्र को। ठीक है, वर्षण भी आप देख लेना, वर्षण के प्रकार की व्याख्या करनी है, प्रत्येक का एग्जाम्पल आपको देना है। हमने प्रकार ऊपर देखा हुआ था। ठीक है, संवन वर्षा आपको देखनी है, आपको आरोही वर्षा देखनी है, चक्रवर्ती वर्षा आपको देखनी है। वर्षण की क्रियाविधि में संघनन, नाभिक और ऊर्ध्व ताप प्रभाव। ठीक है, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण करना है, और कोपेन वर्गीकरण के महत्व को आपको बताना है। ठीक है, तो कोपेन का वर्गीकरण आपको वही कि जलवायु प्रदेश पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहाँ तापमान, वर्षा और वनस्पति की समानता बेसिकली पाई जाती है। तो कोपेन का ए बी सी जो डी ई आपका है, आर्द्र उष्ण, आर्द्र आपका, शुष्क आपका, समशीतोष्ण, शीत और टुंड्रा वाला बोला गया। आधार क्या है, तापमान और वर्षा के सांख्यिकी औसत आपका बनाएंगे बेसिकली। प्राकृतिक प्रदेशों के निर्माण के में जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र की आपकी जो परस्पर भूमिका है, उसको आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, यह आप थोड़ा सा देखते रहना है। सागरीय जलधाराओं की बात करोगे आप कि सागरीय जलधाराएं क्या हैं भाई, इनके निर्माण के कारक और विश्व के प्रमुख जलधारा तंत्रों का आपको विश्लेषण करना है। तो सागरीय जलधाराएं महासागर की सतही या गहरे जल की निरंतर गति है, जो तापमान, घनत्व, पवनों और
पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है और ये पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन प्रणाली की महत्वपूर्ण आपकी इकाई बनी हुई है। निर्माण कारक पवन आपके जो प्रमुख पवने हैं, तापमान का अंतर, घनत्व का अंतर, कोरियोलिस बल, तटीय आकृति, इन सबको अवगत जानते रहना है। ठीक है। और प्रमुख जो जलधारा तंत्र आपके हैं, तो आपका अंटार्कटिक जो जलधारा आपकी प्रशांत महासागरीय आपको हो जाएगा, दक्षिणी आपके गोलार्ध में जो चीज़ें आपकी चल रही है उनके बारे में। ठीक है। सागरीय जलधाराओं का विश्व के तटीय जलवायु एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका आपको स्पष्ट करना है, या पढ़ लेना। ठीक है। सागरीय तरंगें आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। जी, सागरीय तरंगों और तटीय भू आकृति निर्माण में जो आपकी सागरीय तरंगें हैं वो किस प्रकार से तटीय भू आकृति निर्माण में आपका योगदान दे रही है। तो आप बोलोगे जो तरंगे होंगी वो तटीय क्षरण करेंगी। निक्षेपण की प्रमुख शक्तियाँ भाई जो समय के साथ क्या है विविध स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती है। चरण क्रियाएँ की बात आप करोगे, आप निक्षेपण प्रक्रिया की बात करोगे, इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ज्वार भाटा आप पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है। कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। मुख्य कारण पर चंद्रमा का आकर्षण बल होगा, पृथ्वी के निकट आपके भाग में उच्च ज्वार आएंगे। अब केंद्रीय बल की बात करोगे तो विपरीत दिशा में आपके दूसरा उच्च ज्वार आएगा। सूर्य के बल की बात करोगे तो चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाएगा और या घटाएगा। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ज्वार भाटा का मानव जीवन एवं आर्थिक गतिविधियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, बंदरगाहों का संचालन आपका क्या है, आप उच्च ज्वार में नौकायन संभव हो पाएगा। ज्वारीय ऊर्जा की बात करोगे, जल के उत्थान पतन से उत्पादन, जैसे फ्रांस का लारांस प्लांट आपका हो गया। मत्स्य पालन, ज्वार क्या होगा, पोषक तत्वों को सतह पर लाता है भाई। पर्यावरण प्रभाव, तटीय पारिस्थितिकी, आपका जो मैंग्रोव, आपका लैगून, इन सब का संरक्षण संबंधी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो ज्वार भाटा न केवल समुद्री जीवन की धड़कन है बल्कि आर्थिक विकास के नवीन स्रोत भी है। इनके अध्ययन से तटीय आपदाओं से बचाव भी आपका संभव है। महासागरीय तली की स्थलाकृति एवं जल की विशेषताएं, तो महासागरीय तली की प्रमुख स्थलाकृतियों का आपको वर्णन करना है और इनके निर्माण के कारक आपको स्पष्ट करने हैं। तो आपके मुख्य स्थलों आपको वही जो महाद्वीप पटरा हमने पढ़ा था, महाद्वीप ढाल हमने पढ़ा था, आप गहन मैदान हमने पढ़े थे, समुद्री पर्वत और जो ट्रेंच हमने गर्त हमने पढ़े थे। तो ये बेसिकली आपके जो क्या है महासागर तली आपकी आकृति आपकी हुई। ठीक है। कारक हैं आपकी जो प्लेट विवर्तनी की आपकी हुई है, टेक्टोनिक्स आपको जो चीज़ें चल रही है, ज्वालामुखी जो क्रियाविधि आपको हो रही है, आपका जो निक्षेपण हो रहा है, जो अवक्षय आपका हो रहा है, ये सभी बेसिकली आपके इनके निर्माण के कारक हैं। ठीक है। महासागर जल के तापमान एवं लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का आपको विश्लेषण करना है। ठीक है। तो महासागर जल का तापमान और लवणता पृथ्वी की ऊष्मा और जल संतुलन पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हमने कल देखे थे। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हमने कल देखे थे। इन्हें आपको थोड़ा सा देख लेना। महासागर निक्षेपों का के प्रकार का आपको वर्गीकरण करके उनके स्रोतों की व्याख्या करनी है। ठीक है। तो ये आपको सब देख लेना, इसमें कुछ खास है नहीं। अगला है आपका महासागर निक्षेप में आर्थिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। आप रहने देना, पढ़ सकते हो आप। ठीक है। महासागर संसाधन थोड़ा पढ़ लेना आप कि महासागर संसाधनों के प्रकार और उनका आर्थिक महत्व आपको स्पष्ट करना है। तो जैविक संसाधन क्या जाएंगे, मछलियाँ, समुद्री पौधे, झींगे जैसी जलीय प्रजातियाँ मानव आहार निर्यात आय का स्रोत है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में समुद्री जीवों से औषधि जो प्राप्त होते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात आप करोगे, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल से खनिज आपके क्या हैं महासागर तल में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आपका उसका उत्पादन आपका हो रहा है, अपघटीय क्षेत्र में आपका बढ़ रहा है बेसिकली। ठीक है। आपका नवीन ऊर्जा संसाधन आपके जो हैं वो आपको पढ़ना है कि आपका ज्वार भाटा की बात करोगे, ऊर्जा तरंग, तापीय ऊर्जा, इनसे बेसिकली आपका जो सतत ऊर्जा उत्पादन संभव है बेसिकली। ठीक है। अब महासागर संसाधनों के दोहन से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। तेल सा ऑयल आपका स्पिल्स हो गया, ओवर फिशिंग आपकी हो गई, आपका डीप सी माइनिंग आपकी हुई, आपका जो ओशन का जो एसिडिफिकेशन आपका हो रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है, ये सब बेसिकली आपके महासागरीय संसाधनों का अतिरिक्त दोहन की वजह से एक समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो आपका गंभीर संकट में है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी पर्यावरण चुनौतियाँ उनके संबंध में महासागरीय संसाधनों के दोहन से संबंधित। ठीक है। ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के चरणों की व्याख्या करते हुए भारत की स्थिति को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है।
और जनांगीय संक्रमण सिद्धांत यह बताएगा कि किसी देश की जो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के स्तरों के अनुसार बदलती रहती है। तो ये चरण हमने कल देखे थे। प्रथम चरण हमने देखा, आपका द्वितीय चरण देखा, तृतीय चरण देखा और चौथा चरण हमने देखा। ठीक है, भारत की बात हो गई तो भारत क्या है, वो तीसरे चरण में है। ठीक है, कुल प्रजनन दर आपके 2.0 के आसपास है, 2.0 नहीं है। और शहरीकरण, शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी और स्वास्थ्य सुधार आपका मुख्य कारण इसका बना हुआ है। समझिए, तो इसको थोड़ा सा आप देख लें जनांक की, आपके जो ये चरण बेसिकली है सिद्धांत का, इस पे आपको विशेष फोकस करना है। उम्मीद है कि इस पर सबका सवाल बन जाए बेसिकली। ठीक है, माल्थस एवं मार्क्स के जो जनसंख्या सिद्धांत है उनकी आपको तुलना करनी है। माल्थस का सिद्धांत बोलता है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि खाद्य संसाधन उत्पादन आपके अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं। परिणामस्वरूप भूख बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, आपदाएं यहाँ पे उत्पन्न होती है। मार्क्स का सिद्धांत क्या बोलता है कि जनसंख्या नहीं बल्कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी नियंत्रण ही गरीबी का कारण है। ठीक है, तो माल्थस का आपका प्रगति सिद्धांत है और मार्क्स का आपका समाज आर्थिक सिद्धांत होता है। ठीक है, और आधुनिक युग में क्या है, तकनीकी प्रगति ने माल्थस के भय को गलत सिद्ध किया है, परंतु संसाधन विषमता ने मार्क्स को आंशिक रूप से आपका सही ठहराया है। अगला है संसाधन। ठीक है, तो इसमें संसाधनों का वर्गीकरण एवं उनका वैश्विक वितरण को आपको समझाना है। ठीक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया और वर्ल्ड के संदर्भ में। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन, वही जैविक अजैविक जो हमने देखा। मानव संसाधन की बात करोगे, ऊर्जा संसाधन की बात आप करोगे, वैश्विक वितरण की बात आप करोगे, तेल, कोयला, लोहा, जल, ये सबको। ठीक है, इन सबको थोड़ा आपको देखते रहना है। भारतीय महाद्वीप के संसाधनों की भौतिक विशेषताओं की आपको चर्चा करनी है, विवेचना करनी है। तो भारत के जितने भी आपके खनिज संसाधन आपके हो गए, ऊर्जा हो गई, जैविक संसाधन, मानव संसाधन, तो अगर खनिज संसाधनों की बात आती है तो इसे भी आपको उम्मीद करनी है कि आप क्या इसे मैप में आप दर्शाओगे, मैप वाले सवाल में। ठीक है, तो मैप का बहुत अच्छा खासा आपको इस्तेमाल करना है, वो भी पेपर 2 में ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में। ठीक है, बचना नहीं मैप बनाने से। आपको कोशिश करनी कि आप कितने तरीके अच्छे तरीके से आप मैप उसमें चीज़ों को मैप बेसिस से आप डाल सको। ठीक है, ताकि आपकी स्मार्ट अप्रोच आपकी हो सके। अब भारत की अवस्थिति, विशेषता, प्रासंगिकता की बात कर रहा है कि भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, रणनीतिक और आर्थिक महत्ताओं को स्पष्ट करना है। तो आप जो डिटेल आपकी है, जो अक्षांश आपके हो गए, जो आपके देशांतर हो गए, उनकी स्थिति आप बताओगे, रणनीतिक दृष्टि से आप बताओगे, आर्थिक दृष्टि से आप बताओगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस आपकी बनी हुई है। भारत की जो अक्षांश की जो देशांतरी स्थिति है उसका जलवायु पर, मतलब स्थिति का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अक्षांशिक प्रभाव की बात करोगे कि दक्षिण भारत आपका उष्ण कटिबंधीय आपका हो गया, उत्तर भारत आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है हिमालय क्षेत्र में। देशांतरी प्रभाव की बात करोगे कि भाई देशांतरी विस्तार के कारण क्या है, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक लगभग 2 घंटे का समय अंतर आपके पास बना हुआ है। पश्चिम में आपका शुष्क, पूर्व में आपका आर्द्र जलवायु आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। भारत के पड़ोसी राष्ट्र हिंद महासागर एवं भू राजनीति की बात कर रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंधों के भू राजनीतिक आयामों को आपको विश्लेषण करना है। तो आप पश्चिमी मोर्चे की बात करोगे, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, आतंकवाद की घटना आपकी हो रही है। उत्तरी मोर्चे पर चीन चल रहा है, उसके एलएसी का विवाद है, उस पर तनाव है, परंतु व्यापारिक निर्भरता भी है। पूर्वी मोर्चे पे आप बांग्लादेश और म्यांमार की बात करोगे, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बना हुआ है। दक्षिणी मोर्चे पर श्रीलंका, मालदीव के साथ क्या है, समुद्री सुरक्षा और पर्यटन सहयोग की बात आप करोगे। भू राजनीतिक दृष्टि से आप बोलोगे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक आपका हो गया, इन जैसी आपकी संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से क्या अगर भारत अपना जो प्रभाव इसके लिए बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, हिंद महासागर में भारत की भूमिका एवं जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं इसको भी आपको स्पष्ट करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है क्योंकि लंबे टाइम से आप देख रहे हो पाकिस्तानी चीन किस तरीके से अपनी जो गतिविधियों को बढ़ा रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में। तो इसलिए वहाँ से जो भारत की स्थिति है थोड़ा सा उसमें आपकी चुनौतियाँ आके आ जाती है भू राजनीतिक स्थिति से। तो हिंद महासागर भारत की सामरिक एवं आर्थिक जीवन रेखा है जिसके चारों और उसकी जो नेवी प्रथम नीति आपकी फोकस्ड है। ठीक है, आर्थिक भूमिका की बात करोगे आप तो वैश्विक व्यापार का 70% इसी मार्ग से गुजरता है। आपकी सामरिक भूमि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भारत को समुद्री निगरानी क्षमता देते हैं बेसिकली। चुनौतियाँ क्या हैं आपकी, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपकी नीति है, समुद्री आतंकवाद आपका हो गया, समुद्री संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा की बात हो गई, ये सब आपकी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया है?
एक घंटा होने वाला है। भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश और उपतंत्र, तो भारत के प्रमुख स्थलाकृतिक प्रदेशों का वर्णन करना है और उनके भू आर्थिक महत्व को आपको विश्लेषण करना है बेसिकली, ठीक है। तो यह प्रोसेस देख लेना, आप पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्रों को आपको सभी की बातें आप करोगे, ठीक है। ठीक है, तो मुख्यतः जो 6 मुख्य स्थलाकृतिक प्रदेश ना, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, इन सबको आपको देखते रहना, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। भारत के अपवातंत्र के मुख्य विशेषताओं की आपको विवेचना करनी है। तो आप मुख्य भाग में बताओगे कि हिमालय नदियाँ बताओगे, या प्रायद्वीपीय नदियाँ बताओगे, सामान्य विशेषता बताओगे, ठीक है। तो इसे आपको सब देखते रहना है। इसके अलावा भारत की जलवायु मानसून, कि भारत की जो मानसूनी जलवायु की आप प्रमुख विशेषताओं की आपको विवेचना करनी है, इंपॉर्टेंट है। मानसून को आपको पढ़ के जाना है। तो विशेषताएं क्या है भाई, कि मौसमी पवन प्रणाली है, वर्षा की असमानता है, तापमान की क्षेत्र विविधता है, मानसून की प्रक्रिया, जोन में आए किसी जेट के बेसिकली उत्तर की ओर खिसकने से आपका दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर व बंगाली खाड़ी से नमी लाती है, शीतकाल में हवाएं दिशा बदलकर उत्तर पूर्वी बन जाती हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कृषि उत्पादन, जल संसाधन, आपके जो ग्रामीण आपकी चीज़ें जो हैं अर्थव्यवस्था पर मानसून बेसिकली आपका निर्भर बना हुआ है। तो मानसून क्या है, भारत की जीवन रेखा है, इसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन के दौर में आपका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर हो जाता है। एल नीनो को पढ़ के जाना है, लाल नीनो को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनकी घटनाओं का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ा है। एल नीनो कि भाई ये प्रशांत महासागर में क्या है, समुद्री तापमान असामान्य परिवर्तन के कारण आपका एल नीनो और लाल नीनो आपकी घटनाएं आपकी घटित होती है। एल नीनो इसमें मध्य प्रशांत में आपका तापमान बढ़ता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका कमजोर होगा और भारत में सूखा व वर्षा की कमी आपकी बन जाती है। तो एल नीनो भारत के लिए अच्छा नहीं है, मानसून के लिए, ठीक है। लाल नीनो की बात हो गई तो विपरीत स्थिति भाई, समुद्र सतह का तापमान घटता है, मानसून प्रबल आपका होगा, भारत में अधिक वर्षा व बाढ़ की संभावना आपकी आ जाती है लाल नीनो के माध्यम से। तो इसे आप थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। भारत की मृदा की बात करोगे तो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा की प्रकारों की आपको चर्चा करनी है। आपकी जो जलोढ़ मृदा है उसकी बात करोगे, आप जो काली मृदा है उसकी बात करोगे, लैटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, और ये, ठीक है। आपकी जो मर्सरी मृदा आपकी होगी, इन सब की आपको बात करनी है मृदा के प्रकार में, ठीक है। ठीक है, अब भारत में मृदा जो अपरदन हो रहा है उसके कारण बताने और निवारण के आपको उपाय बताने, ठीक है। कारण क्या है भाई, आपकी वनों की कटाई, आपकी अधिक चराई, अनुचित कृषि पद्धतियाँ, अतिवृष्टि, ढाल भूमि पर खेती, आपका असंतुलित विकास, ठीक है। आपका इन सब चीज़ें भी प्रमुख कारण आपके बने हुए भाई। आपका जो प्रभाव की बात होगी कि भूमि की उर्वरता घटेगी, नदी नालों में घास जमेगा, आपका बाढ़ की आशंका बढ़ेगी। उपाय क्या होगा, वृक्षारोपण करो भाई, आपकी कंट्रोल जुताई करो, टेरेस फार्मिंग करो, जल प्रबंधन करो, सामाजिक वानिकी करो। ये सब बेसिकली आपके वृक्षारोपण के निवारण के उपाय आपके हैं, ठीक है। भारत की वनस्पति की बात आती है कि वनस्पति के प्राकृतिक वनस्पति के प्रमुख प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करोगे, पर्णपाती वन की बात करोगे, खंडिता वन की बात करोगे, पर्वतीय वन की बात करोगे, दलदली एवं तलीय वन की आप बात करोगे, ठीक है। बाद में वनों की घटती मात्रा के कारण क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं। तो वनों की जो मात्रा घट रही है उसके कारण क्या है भाई, कारण आपका जनसंख्या दबाव है, कृषि विस्तार आपका हो गया, खनन, शहरीकरण, अवैध कटाई, असंतुलित विकास आपका, ये सब इसके आपके कारण बने हुए हैं। इम्पैक्ट का पड़ेगा, मृदा अपरदन होगा, जैव विविधता ह्रास होगा, वर्षा में असंतुलन आएगा और जलवायु परिवर्तन आपका, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सरकारी प्रयास, राष्ट्रीय वन नीति 1989, कैंपा फंड आपका हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन, सामाजिक वन की, ये सब इसके लिए आपके प्रयास हैं। आपदा के क्षेत्र प्रमुख आपदाएं, ये हमने देख के रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है हमने, या फिर भी यहाँ से आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, दोनों सवाल, ठीक है। अगला है कि आर्थिक गतिविधियाँ, कि भारत की आर्थिक मतलब संरचना में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की भूमिका का विश्लेषण करना है। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में हम इसे देख चुके हैं अच्छे से, फिर भी आप देखो कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि से सेवा प्रदान अर्थव्यवस्था के संक्रमण के दौर में है। प्राथमिक कृषि में आपका जो आपका क्षेत्र आएगा, कृषि, मत्स्य खनन, जीडीपी में आपका 15 से 18% योगदान है, परंतु रोजगार 45% का बना हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर की बात होगी, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग विनिर्माण, मेक इन इंडिया में आपकी तहत वृद्धि हो रही है। थर्ड सेक्टर की बात होगी, सेवाएं, आईटी में आपका पर्यटन, बैंकिंग, ये सब इसमें सेवा क्षेत्र में आपका आ जाएगा। जीडीपी में 55% से अधिक इसका योगदान बना हुआ है, ठीक है। इनको कुछ जानते रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत में औद्योगिकरण की जो क्षेत्रीय असमानता है उसके कारण आपको बताने हैं। तो औद्योगिक विकास क्या है, भारत में कुछ राज्यों तक सीमित है, जिससे आपकी क्षेत्रीय विषमता आपकी उत्पन्न हुई है। कारण क्या है,
कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा, परिवहन, बाजार की पहुंच में अंतर, नीतिगत आपकी प्राथमिकताओं का असमान वितरण, सामाजिक राजनीतिक आपका जो स्थिरता है उसका भी अंतर बेसिकली आपका एक कारण है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र और गुजरात में औद्योगिक घनत्व तो अधिक है, पूर्वोत्तर में न्यूनतम है, बिहार में कम है। ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। संसाधन की बात आप करोगे, खनिज भूमि, मानव ऊर्जा कि भारत के खनिज संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण और उनकी आर्थिक भूमिका आपको बतानी है। ठीक है, तो कोयला की बात करोगे आप, लोहे की बात करोगे आप बोलो कि बॉक्साइट, तांबा, पेट्रोलियम गैस, तो ये भारत के किन किन क्षेत्रों में आपको उनका उल्लेख करना है बेसिकली। ठीक है, भारत में ऊर्जा संसाधनों की विविधता और उनकी चुनौती पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो पारंपरिक में आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के बारे में बताना है। अक्षय में सौर, पवन, वायु, जल विद्युत के बारे में बताना है। चुनौती क्या है आपका कि आयत निर्भरता बनी है, वितरण हानि आपकी हो रही है, पर्यावरणीय प्रदूषण आपका हो रहा है। सरकारी पहल क्या है आपका, जो आपका राष्ट्रीय सौर मिशन आपका हो गया, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आपका हो गया, हाइड्रोजन मिशन आपका हो गया, ये इसके सरकारी आपके प्रयास हैं बेसिकली। ठीक है, नगरीकरण की बात आप करोगे कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं समस्याओं का विश्लेषण करना आपको, ये आप देख लेना। ठीक है, और नगरीकरण के कारण आपका जो क्षेत्रीय असमानता के कारण क्या आपके हुए वो आपको बताने हैं। तो मुख्य कारण आपके वही कि आपका औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का असमान वितरण हुआ है। भौगोलिक बाधाओं की बात करोगे, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कमी की बात करोगे। ठीक है, तो मैंने ये थे आपके लगभग 66 क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, जिससे आपका जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, सवाल जो ज्योग्राफी के आएंगे वो बेसिकली आपके इन्हीं क्वेश्चन से आपके आएंगे। यही टॉपिक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, टॉपिक आपके वही रहेंगे, कंटेंट आपका वही रहेगा, बस सवाल पूछने की जो एक तरीका होगा जो आपका वो है, वो आपका अलग हो सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन अलग टाइप से आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के भाव आपका वही रहेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज मत जाना क्वेश्चन की, क्वेश्चन बोल क्या है उसके भाव को आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि ज्योग्राफी आपका अच्छे से निपट जाए। ठीक है, मैंने 3 क्लास ली बेसिकली, मैंने 3 क्लास देखी। अब फिर बच्चा आपके 2 सेगमेंट आगे बच रहे हैं। पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बच रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री, और बच रहा है आपका समाज। ठीक है, तो ये 2 चीज़ बच रही, इन्हें हम फटाफट से कवर करेंगे, उसके बाद हम जीएस पे 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। क्लास आपकी 1 घंटे की हो ही गई है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, इसमें हम समाज को देखेंगे, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।